हम बात करें मुल्की सियासी मंजरनामे के हवाले से। जिस तरह हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि आज अदालत से किसी हद तक तो रिलीफ मिली है पीटीआई को गिल साहब की रिहाई की शक्ल में, लेकिन एक और डिबेट भी इस वक्त मुल्क में है। जो खान साहब से सवालात किए गए उसका उन्होंने जवाब दिया। मैं जैगम साहब आपकी तरफ पहले लेके आऊँगी, क्योंकि कयास आराई तो होती है और कहने वाले हमारे यहाँ बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन जो आजकल खान साहब की टोन है, जो उनकी कामरान खान साहब के इंटरव्यू में जिस किस्म की उन्होंने बात की और जो उनका आइडिया था एक्सटेंशन और या फिर अपॉइंटमेंट के हवाले से, आप समझते हैं कि कोई उम्मीद की किरण खान साहब को वन पेज दोबारा बहाल होने की या कोई बेहतरी की तरफ नजर आई? आपकी अपनी अंदाजा क्या है जो खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी? देखिए, खान साहब का डेस्परेट होना बनता नहीं है। 70% पाकिस्तान पर उनकी हुकूमत है। 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमतें ही ताकतवर तरीन हुकूमतें हैं। 4 फेडरेटिंग यूनिट्स में उनकी हुकूमत है। उसके अलावा उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है। 20 हलकों में से उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। तो इस वक्त परेशानी किस बात की है? मेरा ख्याल है इंतखाबात में ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हारने के बाद उन्होंने जो फ़ैसला किया कि अदारों पर दबाव बढ़ाया जाए, और वो बढ़ाते हुए कुछ उस हद तक आ गए कि उनको ब्लो बैक आना शुरू हो गया, और वो ब्लो बैक उनके लिए कुछ ख़तरनाक साबित हो रहा है, या उनका अंदाज़ा है कि मेरे लिए ख़तरनाक साबित हो रहा है। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि वैसे पाकिस्तान का तसव्वुर ही नहीं कर सकते जिसके हुक्मरान वो ना हों। वो पाकिस्तान तो वजूद ही नहीं रख सकता, वो तो टूट फूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो उस जमहूरियत में यकीन रखते हैं जिसमें सिर्फ पीटीआई हो, क्योंकि दूसरे लोग जो हैं वो तो तमाम गद्दार भी हैं, वो कमतर मुसलमान भी हैं, वो चोर और डाकू भी हैं। उनका जो विज़न है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, हुकूमत में रहते हुए भी और उसके बाद अपोजिशन में आते हुए भी। तो वो मेन परेशानी उनकी ये है कि वो फौरी तौर पर वापस आना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के जो अख्तियारात हैं उसको वो आइनी अख्तियारात उसको वो तस्लीम नहीं करते, नहीं करना चाहते। इस्टेब्लिशमेंट पर वो दबाव भी डालते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से कहते भी हैं, और मुसलसल उनका कहना ये रहा है कि उनकी सपोर्ट की जाए। अब कुछ बातें वो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कहते हैं जिसके वो प्राइवी होंगे, हमें तो मालूम नहीं है। अभी तो बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उनको कोई बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचे। इलेक्शन भी उनको बहुत शफाफ मिले। आप देखिए, उसी में अगर उनकी परफॉर्मेंस पर असर डाल दिया जाता, 20 हलकों के इलेक्शन उनको वैसे मिल जाते जैसे 2018 के थे, तो आज तो वो उनकी मकबूलियत कहाँ होती। वो इस तरीके से वापस जो उन्होंने विन बैक किया है और जो पॉपुलैरिटी हासिल की है वो ना कर पाते अगर उस इलेक्शन में रिजल्ट्स उनके अच्छे ना होते, तो उनके ऑप्टिक्स अच्छे ना होते। तो मैं तो नहीं समझता, मुझे तो इमरान खान साहब की इसके अलावा कोई बात समझ नहीं आती। अतर आपके ख्याल में क्या खान साहब जो रिएक्शन उनका आया था, मीर जाफ़र कहना, न्यूट्रल्स वगैरह के हवाले से, एक रियलाइजेशन ये भी हुई है कि उनके हक में वो इतने बुरे नहीं साबित हुए जो माजी में होता रहा इस किस्म के मामलात के हवाले से? ये जो बगावत वगैरह के मामलात होते हैं और आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं क्या होता रहा। दूसरी बात, खान साहब को ये मुझे समझाएगा, ऐसा क्यों लगता है कि इससे फ़र्क पड़ता है कि कौन अपॉइंट करता है आर्मी चीफ को? ये उनके इतना कंसर्न क्यों है इस चीज़ से रिलेटेड? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे समझने की चीज़ ये है कि ये एक बयानिए का रद्द अमल है। इब्सा जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, आइनी वज़ीर आज़म थे, वो यूगोस्लाविया के वज़ीर आज़म तो नहीं थे। पूरी पीडीएम को इतराज़ क्या था कि इमरान खान एक आर्मी चीफ लेके आ रहे हैं। वो आर्मी चीफ पाकिस्तान से ही आना था ना। पाकिस्तान आर्मी की जो सीनियर लीडरशिप है उसमें से हर कोई कॉम्पिटेंट भी है, अहल भी है, और इख्तियार भी प्राइम मिनिस्टर का। बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ कि सिपाही से लेके जनरल तक जो है सारे अहल भी हैं, कॉम्पिटेंट भी, और पूरी दुनिया मानती है। तो पीडीएम को क्या मसला था? पीडीएम तो आई इसी बयानिए पे ना कि इमरान खान ने एक तैनाती करनी थी, उसके बाद हमारे लिए तो कुछ नहीं बचना था। तो हम वैसे लिमिटेड बात करते हैं टीवी के ऊपर इन मामलात के हवाले से, क्योंकि जब जो शख्सियात हैं वो अहम हैं और तमाम सर्विंग हैं, लेकिन एक जो उसके पीछे बैकग्राउंड दिया जाता था, वो कहते थे ये 2018 के इलेक्शन में ये हुआ, ये उसके बाद जो भी रिसेंटली मामलात रहे, सेनेट का इलेक्शन जो होता है, जो इत्तेहादी आना है, वो खुद मान गए खान साहब कि हम कॉलिंग कहीं और से कराते, तो कहते हैं उनकी सियासी इन्वॉल्वमेंट थी। यहाँ पर इस वक्त जो शख्सियात डिस्कशन में हैं उनके बारे में इस तरह की कोई बात नहीं है जो मतलब खान साहब ऐसे नहीं पॉइंट आउट कर सकते कि इन शख्सियत की मेरे खिलाफ सियासी इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन होता है वो इंस्टीट्यूशन का फैसला होता है। ये तो नहीं हो सकता कोई एक फर्द इंस्टीट्यूशन में बैठा कोई काम कर रहा है। अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिस तरह पीडीएम
ملائن کرتی تھی تو وہ پورے انسٹیٹیوشن کو کرتی تھی. اب یہ اس کا رد عمل ہے. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے تھے کہ جناب آپ آرمی چیف نہیں لگا سکتے, تو آپ کے پاس تو لیجٹیمیسی نہیں ہے, آپ کے پاس 85 سیٹیں ہیں, آپ کی جو حالت ہے الیکشن کا نام سن کے آپ کی جو ہے وہ ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں, تو آپ تو نہیں لگا سکتے. جہاں تک یہ تعلق ہے اسٹیبلشمنٹ کا, خان صاحب نے تو خود کہہ دیا ہے کہ اسی اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہوئے الیکشنز کروائیں, تو اٹ مینس کہ خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کو اس حکومت کی لیجٹیمیسی سے اس وقت مسئلہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں اگلی جو بھی حکومت آئے وہ کسی کو بھی تعینات کر دے. یہ ڈیفینیشن ٹھیک ہے شہزاد؟ دیکھیں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہم اس کو جلسوں میں اور پبلک سپیس میں ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ پی ڈی ایم والے وقت میں کیا تھا, وہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب ایک ایسے شخص کو چیف بنانا چاہتے ہیں جو ان کے ساتھ مل کر اپوزیشن کو ختم کرے گا, اور 15 سال کی, اور اب کیا ڈیبیٹ چل رہی ہے وچ از ویری انفارچونیٹ. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, سارے بڑے سینئر سرونگ آفیسرز ہیں اور ان میں سے کوئی بھی کیپیبل ہو سکتا ہے آرمی چیف بننے کے, لیکن کیا ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کوئی ایسا شخص لے آئے جو کہ شاید کسی کے خلاف ہو اور ان کے ساتھ ان کی اچھی نہ بنے تو ہمیں فائدہ ہوگا. مطلب اتنی سطحی لیول کی اتنی انفارچونیٹ ڈیبیٹ ہے, اور میرے خیال سے اس ڈیبیٹ کی وجہ ہماری تاریخ ہے, اور اس میں دونوں کا قصور ہے. سیاستدانوں کا بھی ہے جو ہمیشہ مصیبت کے وقت مدد چاہتے ہیں, کچھ بھی چاہتے ہیں تو وہ اس طرف دیکھتے ہیں, اور جو آج اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں, وہ سیاست میں انوالو رہی ہے, وہ ایک مرکز رہا ہے, وہ پاور سینٹر رہا ہے, اور وہ شارٹس کال کرتے رہے, اس لیے ان کی طرف دیکھنا مجبوری بھی ہوتی ہے. مریم نواز کیا کہتی تھی, پاور ٹاکس ٹو پاور, ہم جب پاور دکھائیں گے تو پاور ہم سے بات کرے گی. عمران خان صاحب کیوں زور ڈال رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہی فارمولا ہے کہ آپ دباؤ ڈالیں گے تو وہ پیچھے ہٹیں گے, وچ از ویری انفارچونیٹ. تو اس میں دونوں طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ بڑی اچھی بات ہے اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے ہم نیوٹرل ہیں, یہ تا حیات نیوٹرل ہو جائیں. یہ خبریں نہ سنیں ہم کہ فلاں جگہ ملاقات کسی سے ہوئی ہے, یہ کیوں ضروری ہے؟ آپ نیوٹرل رہیں, اور سیاستدانوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو مسائل ہیں وہ ہم نے حل کرنے ہیں. آج مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا ہے کہ عمران خان پہ کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے کہ یہ شخص فطرہ ہے اور اس کو سارٹ آؤٹ کریں, 3 دن میں سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. عدلیہ بھی ساتھ آ جائے, سیاستدان بھی آ جائے, فوج بھی آ جائے. کل تک ہم عمران خان کو تنقید کا نشانہ یہ بنا رہے ہیں کہ آپ فوج کو نیوٹرل, اگر ہے فوج تو آپ کہتے ہیں نیوٹرل نہ رہو, آپ حق کے ساتھ کھڑے رہو, اور حق پہ میں ہوں, آپ میرے ساتھ ملو آ کے. دوسری طرف آج مریم نواز کہہ رہی ہے کہ یار ہم سب مل جاتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے. یہ مائنڈ سیٹ سیاستدانوں کو بدلنا پڑے گا, اور دوسری طرف سے یہ مائنڈ سیٹ بدلنا پڑے گا کہ ہمارا کام سیاست میں انوالو ہونا نہیں ہے.